वेलकम दोस्तों हमारे न्यू यूट्यूब चैनल डीके एजुकेशन पे। हम लोग आज पॉलिनोमियल का सेकंड पार्ट करेंगे। तो मैंने बताया था पॉलिनोमियल का पहला पार्ट में कि पद किसे कहते हैं, पद के बारे में मैंने डिफाइन किया था, और टाइप्स ऑफ पद, मतलब एक्चुअली कहा जाए तो पद के प्रकार थोड़ा तो हम लोग उस पर चर्चा किए थे। तो पहला तो मैंने बताया था एक पद, दूसरा था एंड थर्ड जो हमारा था त्रिपद। इसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में मोनोनोमियल, बायोनोमियल एंड ट्रायोनोमियल। ठीक है, तो एक पद किसे कहते हैं, द्विपद किसे कहते हैं और बहुपद किसे कहते हैं, ये हम लोग जानेंगे। तो पहला चीज मैं बताया था पद किसे कहते हैं। तो कोई भी चर और अचर संख्या के गुणांक को हम लोग क्या कहते हैं, पद कहते हैं। किसको कहते हैं, चर और अचर संख्या के गुणांक को। जैसे मान लिया था, मैं बताया था आपको 5 × a इक्वल टू क्या हो जाता है, ये एक टर्म हो गया। ठीक है, तो एक पद में क्या होते हैं, तो जितनी भी चर हो या जितनी भी अचर संख्या हो, सभी के गुणांक को हम लोग क्या कहते हैं, पद कहते हैं, टर्म कहते हैं। जैसे एक पद, जैसे 6a 7ab 8dc a, कुछ भी हो, चर और अचर संख्या के मल्टीपल को हम लोग क्या कहते हैं, टर्म कहते हैं। ठीक है, तो इसी को हम लोग एक पद कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं हम लोग, एक पद कहते हैं। तो दूसरा हमारा बायोनोमियल। बायोनोमियल में क्या होता है, तो जब दो पद एक साथ रिप्रेजेंट करते हैं, जब दो पद एक साथ रिप्रेजेंट करते हैं, एक साथ प्रदर्शित करते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, बायोनोमियल। जैसे मैंने बताया ये एक टर्म है और ये भी क्या है, एक टर्म है। यहाँ पे मैंने 7bc भी ले सकता हूँ, ये भी क्या है, एक टर्म है। तो यह नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, जब चर और अचर संख्या नेगेटिव या पॉजिटिव मार्केबल से क्या करता है, मल्टीप्लाई करता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, टर्म कहते हैं। जब वो एक टर्म को रिप्रेजेंट करता है, एक पॉजिटिव या एक नेगेटिव मार्क को रिप्रेजेंट करता है, तो इसको हम लोग एक टर्म कहते हैं। उसी तरह यहाँ पे जब दो पॉजिटिव मार्क को ये रिप्रेजेंट करेगा, जैसे 6a - 7b, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये भी एक अलग टर्म है और ये भी एक अलग टर्म है। ये दोनों हमारे क्या कहेंगे, एक साथ आए, इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा, बायोनोमियल, जिसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, द्विपद बोलते हैं। इसी तरह अगर हम मान लो कि 7a + 3b रहेगा, तो ये भी क्या होगा, द्विपद होगा। अब बोलो सर क्या 7a + 3a ये भी द्विपद है? नहीं, ये द्विपद नहीं है, क्योंकि ये जुड़ जाएगा, ये क्योंकि इसमें जो चर वेरिएबल नंबर है वो सेम है, वेरिएबल क्या है, सेम है, तो ये क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा और ये 10a बन जाएगा। क्या बन जाएगा आपका, 10a बनेगा। तो 10a ये रिप्रेजेंट कर रहा है मोनोनोमियल को, तो इसीलिए ये बायोनोमियल ना होकर ये क्या हो जाएगा, मोनोनोमियल हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों टर्म सेम है और सेम होने के कारण क्या हो जाएंगे, इंक्लूड हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे एक दूसरे से, इसीलिए 10a बन जाएगा। तो यहाँ पे ऐसा कोई रहता है तो वो उसको हम लोग देखेंगे, सॉल्यूशन करेंगे, उसके बाद बताएंगे कि वो क्या है, बायोनोमियल या ट्रायोनोमियल या फिर मोनोनोमियल। तो इसलिए यहाँ पे ये जो होगा 7a - 3b अगर होता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बायोनोमियल। ये बोलो 7a + 7a², यहाँ पे ये अलग है और ये क्या है, अलग है, दोनों वेरिएबल क्या है, डिफरेंट है। यहाँ पे नॉर्मल a है, यहाँ पे a² है, इसलिए क्या हो जाएगा, बायोनोमियल। अब हमारा थर्ड जो टॉपिक है वो है ट्रायोनोमियल। क्या है, ट्रायोनोमियल। मैंने जैसे बताया था मोनोनोमियल में एक टर्म आता है, बायोनोमियल में कितने टर्म आते हैं, 2 टर्म आते हैं। ट्रायोनोमियल में इसी तरह कितने टर्म आएंगे, 3 टर्म आएंगे, बट वो सेम नंबर को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे 6a + 3b + c, यहाँ पे तीनों जो है वो अलग अलग वेरिएबल्स है और अलग अलग टर्म है, जिसके कारण से ये क्या कहलाएगा, ट्रायोनोमियल कहलाएगा। नेक्स्ट हम लोग और भी एग्जांपल ले सकते हैं, 4a + 3b - 4c, ये भी हमारा क्या है, ट्रायोनोमियल है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि हर एक टर्म जो है एक दूसरे को डिफरेंट कर रहा है, किसके द्वारा, एडिशन और सब्ट्रैक्शन मार्क के द्वारा। किसके द्वारा कर रहा है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन मार्क के द्वारा एक दूसरे को क्या कर रहा है, डिफरेंट कर रहा है, अलग कर रहा है। ठीक है, भिन्न भिन्न कर रहा है, किसके द्वारा, देखिए ये टर्म में कुछ नहीं है, इसके पहले भी क्या मार्क है, पॉजिटिव, यहाँ पे भी देखिए पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव। ये तीनों टर्म एक दूसरे को
ये जो साइन है एडिशन और सब्ट्रैक्शन का जो साइन है, इस साइन के द्वारा ये तीनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, डिफरेंट कर रहे हैं एक दूसरे से। तो मेरे ख्याल से आप लोग को यहाँ तक समझ आ गया हो गया कि एक टर्म क्या होता है, मतलब मोनोनोमियल क्या होता है, बायोनोमियल क्या होता है और ट्रायोनोमियल क्या होता है। अब हम लोग चर्चा करेंगे कि चर में बहुपद, क्या चर्चा करेंगे, चर में बहुपद। हम लोग सुने कि कौन सा टर्म जो है एक चर में बहुपद है, कौन सा पॉलिनोमियल एक चर में बहुपद है, कौन सा पॉलिनोमियल दो चर में बहुपद है, कौन सा पॉलिनोमियल तीन चर में बहुपद है। ठीक है, तो देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे, पहले चर के बारे में बता चुका हूँ, फिर से थोड़ा सा आप लोग जान लो चर क्या होता है। चर क्या होता है, चर ऐसा अल्फाबेटिक नंबर होता है, वो कुछ भी हिंदी का हो या अंग्रेजी का हो, कोई भी वर्णमाला होता है जिसका फिक्स वैल्यू नहीं होता है, जैसे ए बी सी डॉट 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 जेड तक, या फिर क ख इंडेफिनिट तक, कुछ भी जितने भी वर्णमाला है सब में क्या आएंगे, ये सब क्या है, चर मान है, ये सब क्या है, चर मान है। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे कि एक चर में बहुपद कौन सा है, कौन सा दो चर में बहुपद है। तो देखिए इसको पढ़ने से पहले हम लोग जान लेते हैं, जैसे मान लीजिए 4a, तो यहाँ पे चर का जो वैल्यू है वो क्या है, ए है, चर का वैल्यू क्या है, ए है, और यहाँ पे जो चर है वो एक ही वैल्यू यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है, ओनली फॉर ए को, इसलिए इसको हम लोग कहेंगे एक चर में बहुपद। क्या कहेंगे, एक चर में बहुपद, मतलब वैसा पॉलिनोमियल जिसके टर्म में ओनली फॉर एक ही वेरिएबल आता है उसको हम लोग बोलेंगे एक चरी बहुपद। जैसे बोले सर ये तो मोनोनोमियल है ना, बायोनोमियल में भी आप कह सकते हो 4a + 3a, यहाँ पे जो हमारा वेरिएबल है वो देखना है क्या है, तो यहाँ पे 4a + 3a², यहाँ पे दोनों में वेरिएबल जो है सेम प्रोडक्ट है, वेरिएबल क्या है, सेम प्रोडक्ट है, वेरिएबल हमारा क्या है, जो चर मान है वो चर हमारा क्या है, दोनों में ए है, चर हमारा दोनों में क्या है, ए है, इसलिए ये भी और ये भी दोनों जो बहुपद होगा ये किस चर में बहुपद होगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे एक चर में बहुपद। मतलब एक चर में बहुपद क्या, कौन किसे कहते हैं, वैसा पॉलिनोमियल, वैसा बहुपद जिसमें एक ही चर रिप्रेजेंट करता हूं, एक ही वेरिएबल को हम लोग क्या करते हैं, शो करते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक चर में बहुपद। मैंने अभी बता चुका, और भी एग्जांपल ले सकते हैं इसके अकॉर्डिंग, जैसे मान लीजिए 4b + 3b², यहाँ पे भी दोनों में चर मान क्या है, एक ही है ना, इसको और भी ले सकता हूँ मैं, 3bq, यहाँ तीन पद हो गए, कितने टर्म हो गए, 3 टर्म हो गए, बट 3 टर्म में हमारा जो वेरिएबल है वो सेम है, वेरिएबल क्या है, सेम है, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, वन वेरिएबल में पॉलिनोमियल। ठीक है, मतलब एक चर में बहुपद कहेंगे, कोई दिक्कत ना हो, स्क्वायर है लेकिन वेरिएबल हमारा क्या है, हाँ जाहिर सी बात है स्क्वायर, आपको यहाँ पे स्क्वायर दिख रहा होगा, यहाँ पे क्यों दिख रहा है, बट यहाँ पे जो वेरिएबल का वैल्यू है वो सेम है या फिर डिफरेंट है। हमें जब बोला जाए कि चर में, चर हमारा वेरिएबल, तो हम इसमें चर देखेंगे कि चर मान तीनों में सेम है या डिफरेंट है, स्क्वायर वगैरह से हमें कोई मतलब इसमें नहीं है। हम यहाँ पे वेरिएबल को देखेंगे, यहाँ भी हमारा वेरिएबल में क्या है, बी है, यहाँ भी हमारा वेरिएबल में क्या है, बी है, यहाँ भी हमारा वेरिएबल में क्या है, बी है, इसलिए यह कहलाएगा एक चर में बहुपद। अगर यहीं पे मैं लिख दूँ 4bc + 3b² + 3bq, तो यहाँ पे यही चीज लिख दूं मैं, यहाँ पे सिर्फ मैंने क्या जोड़ दिया, ओनली फॉर सी को इंक्लूड कर दिया, पहला जो टर्म है उसमें क्या इंक्लूड कर दिया, सी इंक्लूड कर दिया, तो सी इंक्लूड कर देने से क्या ये एक चर में बहुपद कहलाएगा, अब जी नहीं, यहाँ पे अब इसमें कितने चर आ गए, दो डिफरेंट वेरिएबल आ गए, दो डिफरेंट वेरिएबल आ गए, इसलिए क्या कहलाएंगे, दो चर में बहुपद, इसलिए कहलाएंगे दो चर में बहुपद। मतलब वैसा पॉलिनोमियल जिसमें एक ही वेरिएबल आता है उसको हम लोग बोलते हैं एक चर में बहुपद, और जिसमें दो वेरिएबल आता है उसको दो चर में बहुपद, जिसमें तीन वेरिएबल आएगा वो तीन चर में बहुपद, जिसमें चार आएगा वो चार चर में बहुपद। तो दोस्तों अब हम लोग कुछ एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस को डील करेंगे, है ना, एनसीईआरटी बुक से आपका एक्सरसाइज 2.1 से कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 में, है ना, तो उस क्वेश्चन को हम लोग डील करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है आप लोग इसको जान लीजिए। तो क्वेश्चन में आपका एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है कि निम्नलिखित व्यंजकों में से, मतलब ये कुछ आपको एक इक्वेशन मतलब व्यंजक दिया हुआ है, ठीक है, तो इनमें से बोल रहा है कौन कौन सा एक चर में 1 वेरिएबल में पॉलिनोमियल है, कौन कौन सा 2 वेरिएबल में पॉलिनोमियल है, कौन कौन सा 3 वेरिएबल में
पॉलिनोमियल है, और कौन कौन सा एक भी वेरिएबल में पॉलिनोमियल नहीं है। तो इसको हम लोग जानेंगे कौन कौन सा 1 वेरिएबल में पॉलिनोमियल है, कौन कौन सा 2 वेरिएबल में पॉलिनोमियल है। तो इसको जानने के लिए मैंने अभी पहले ही आप लोगों को बताया था कि पॉलिनोमियल वेरिएबल एक चर में बहुपद किसे कहते हैं, 2 चर में बहुपद किसे कहते हैं। अब उसी के अकॉर्डिंग ये सारा क्वेश्चन डील होगा। तो देखिए इसमें कितने चर हैं, यहाँ पे देखिए ये भी क्या है x है, और यहाँ भी क्या है x है। मतलब इसमें इस टर्म में ये पूरा पॉलिनोमियल में जो हमारा जो चर मान है वो रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, फॉर x को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब यहाँ पे दोनों में अगर दोनों तीनों टर्म में देखा जाए तो यहाँ पे ओनली फॉर सेम जो आ रहा है, सेम वेरिएबल आ रहा है जो हमारा क्या है x है। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक चर में बहुपद। ठीक है, मतलब सिंपल सी बात है, दोनों टर्म में हमारा जो वेरिएबल है वो क्या है, सेम है, इसीलिए यह कहलाएगा एक चर में बहुपद। देखिए यहाँ पे हमारा जो चर मान है वो ओनली फॉर क्या है, y है। यहाँ पे हमारा सेकंड टर्म में कोई चर मान नहीं है, इसलिए भी ये जो हमारा पॉलिनोमियल है ये भी कहलाएगा हमारा एक चर में बहुपद। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। थर्ड क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे हमारा क्या है, जो चर मान है, जो वेरिएबल है वो क्या है, रूट में। जो वेरिएबल है वो क्या है, रूट में है, जिसके कारण से इसका कोई फिक्स वैल्यू नहीं होगा। तो हम लोग पहले पढ़ चुके, ये एक तो खुद एक वेरिएबल है, ऑलरेडी वेरिएबल है, और इसका कोई भी मतलब रूट में आने पे ये क्या हो जाता है, एक अपरमेय टाइप का वो संख्या हो जाता है, जिसके लिए यहाँ पे ये कोई भी एक चर हो या कोई भी चर में ये पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। इसीलिए यह क्या होगा, ये एक बहुपद नहीं है, या एक भी चर में हम लोग बहुपद इसको कहेंगे ही नहीं, हम लोग इसको बहुपद कहेंगे ही नहीं, बहुपद नहीं है। ठीक है, उसी तरह अगर इसको अभी देखा जाए तो ये भी तो यहाँ देखिए y है, डिवाइड में है, क्या है, डिवाइड में है। तो डिवाइड में आने से इसका भी वेरिएबल क्या हो सकता है, चेंजेस हो सकता है, इसलिए हमारा सेम कंडीशन इस पे भी लागू होगा, और ये भी कहलाएगा, यह भी मतलब सिंपल सी बात है, ये पॉलिनोमियल है ही नहीं, तो यह बहुपद नहीं है। आप डायरेक्ट कह सकते हो कि ये कोई पॉलिनोमियल ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। यहाँ पे हम लोग का वेरिएबल कितने आते हैं, तो यहाँ पे 3 टर्म है। देखिए 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म। कितने टर्म है, 3 टर्म है, 3 पद है। ठीक है, 3 पद है, और तीनों पद में जो वेरिएबल है वो सेम है या डिफरेंट है, आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे क्या है, x है, यहाँ पे क्या है, y है, और यहाँ पे क्या है, t है। मतलब तीनों टर्म में जो वेरिएबल आपका है वो डिफरेंट है, क्या है, डिफरेंट है। इसलिए यहाँ पे ये तो पॉलिनोमियल कहलाएगा, क्योंकि इसमें ना रूट है ना बाई है। कोई भी टर्म में आप वेरिएबल में देख रहे हो, ये ना तो वेरिएबल इनके रूट में है और ना ही ये बाई में है, इसलिए ये तीनों क्या कहलाएंगे, बहुपद तो कहलाएंगे। लेकिन कितने चर में बहुपद कहलाएंगे, अभी मैंने बताया कि इसमें कितने चर हैं, 3 चर है, इसलिए 3 चर में, कितने चर में, 3 चर में बहुपद है। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को बताया कि पहला इक्वेशन जो है वो कैसे कैसे डील होगा। तो सिंपल सा है, हम लोग हमेशा पॉलिनोमियल में देखेंगे कि पॉलिनोमियल में जितने भी टर्म है उसमें कॉमन जो है वेरिएबल कितने हैं। अगर कॉमन सभी में सेम वेरिएबल है तो हमारा वो एक चर में होगा। अगर 2 वेरिएबल आते हैं तो हमारा वो 2 चर में बहुपद होगा। 3 वेरिएबल आएंगे तो हमारा 3 चर में बहुपद होगा। अगर कोई भी इक्वेशन में, कोई भी पॉलिनोमियल में हमारा जो वेरिएबल है अगर वो रूट में रहता है तो वो उस समय वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। या तो फिर अगर कोई इक्वेशन, कोई पॉलिनोमियल में हमारा जो वेरिएबल है वो बाई में भी रहता है तो उस कंडीशन पे ये कोई भी चर में बहुपद नहीं कहलाएगा। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन जाने से पहले इसके बारे में कुछ फैक्ट भी जानते हैं कि सेकंड क्वेश्चन में हम लोग एनसीईआरटी का बुक में हम लोग देखेंगे तो उसमें हम लोग गुणांक का चर्चा किया है। गुणांक को इंग्लिश में हम लोग कोफिशिएंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट बोलते हैं। जब भी कोई वेरिएबल कोई नंबर से गुणा मल्टीपल करता है, जब भी कोई वेरिएबल कोई नंबर से मल्टीपल करता है तो उसका जो नंबर वाला जो न्यूमेरिकल मल्टीपल होता है वही उसका कोफिशिएंट कहलाता है। क्या कहलाता है? कोफिशिएंट कहलाता है। जैसे मान लो कि अगर मैं मल्टीपल कर रहा हूँ एक्स स्क्वायर को 5 के साथ, किसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ? 5 के साथ, तो हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा? 5x स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे अगर बोला जाए कि हमारा जो वेरिएबल है एक्स स्क्वायर, इसका कोफिशिएंट मतलब इसका गुणांक क्या होगा, तो ये किससे मल्टीपल कर रहा है भाई? 5 से। तो इसका कोफिशिएंट हमारा क्या होगा? 5। मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक हमारा क्या होगा? 5 होगा। ठीक है। उसी तरह मैं देखिए
y/2, अगर कोई संख्या y/2 है और बोले कि इसमें हमको बोल दे कि y का कोफिशिएंट निकालना है, किसका निकालना है, y का कोफिशिएंट निकालना है, तो इसको हम कैसे निकाल सकते हैं ये भी हम लोग जानिए। तो बोले सर यहाँ पे तो y के लिए क्या होगा, वन न्यूमेरिकल्स में तो कुछ है ही नहीं, तो जी हाँ यहाँ पे आप देख लीजिए, इसको हम लोग लिख सकते हैं -1/2 इंटू वाई। क्या हम लोग इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो हमको बोला है कि इसका कोफिशिएंट निकालने के लिए y का, तो y अब हम देखेंगे कि y किसके साथ मल्टीपल हो रहा है, -1/2 के साथ मल्टीपल हो रहा है, अर्थात हमारा y का कोफिशिएंट क्या है, -1/2 है। क्या है, -1/2 है। अगर बोला जाए कि सर यहाँ पे 5t है और बोलेगा मुझे यहाँ पे t², इस टर्म में हमको बोलेगा किसका निकालने के लिए, t² का कोफिशिएंट निकालने के लिए, तो हम लोग यहाँ देख रहे हो तो सर यहाँ पे तो 5t है, क्या है, 5t है, बट आप बोल रहे हो t² का कोफिशिएंट निकालने के लिए, आप मूर्ख हो, पागल हो, यहाँ पे है ही नहीं तो कैसे निकलेगा। तो वही तो जानना है ना, जब कुछ नहीं दिया रहता है तो उसके कोफिशिएंट हमारा क्या होता है, आप इसको लिख सकते हैं हम लोग 5t इंटू 5t इंटू प्लस 0 इंटू t²। क्या मैं इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, कोई भी अगर t² के साथ मल्टीपल कर रहा है 0 को तो उसका वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ पे मैं इसको 5t प्लस 0 इंटू t² लिखता हूँ, तो t² का कोफिशिएंट क्या आ रहा है जरा आप देख सकते हो, आपको पता चल ही गया होगा, बोलने की आवश्यकता नहीं है। तो अर्थात यहाँ पे t² का कोफिशिएंट क्या होगा, 0। यहाँ पे मेरे पास क्या था, t² था, नहीं था, तो फिर भी मुझे बोला गया कि t² का कोफिशिएंट निकालना है। अगर t² मेरे को दिखा नहीं कहीं पे भी तो मैं उसको पागल नहीं कह सकता हूँ, वहाँ पे वो सोच समझ के दिया होगा, क्योंकि अगर कोई भी मैथ्स में बना रहे हैं ना, तो मैथ्स में अगर कुछ नहीं दिया रहता है तो उसका वैल्यू क्या निकलता है ये भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसी तरह मैंने यहाँ पे किया, तो t² इंटू 0 इक्वल टू 0 आता है, तो यहाँ पे t² का कोफिशिएंट दे दिया और t है नहीं, तो इसके लिए हम लोग उसको 0 भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा आप लोग को यहाँ तक। तो चलिए अब हम लोग इसको बनाने के लिए क्वेश्चन नंबर 2 के कुछ क्वेश्चंस को लिखता हूँ एनसीईआरटी बुक्स के और इसको सॉल्यूशन करता हूँ। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ क्वेश्चन हमें दिए हुए हैं, ये 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं एनसीईआरटी बुक्स में और इनका सॉल्यूशन करना है कि कैसे करते हैं। तो क्वेश्चन में बोला गया कि इसमें से हम लोग को x² का कोफिशिएंट निकालना है। किसका कोफिशिएंट निकालना है, सभी में x² का कोफिशिएंट निकालना है। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है x² बोला है, तो हमें कहाँ क्या देखना होगा कि x² कहाँ पे है और उसके साथ कौन से नंबर मल्टीपल्स हो रहे हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे x² है फर्स्ट क्वेश्चन में और यहाँ पे इसके पहले कुछ नंबर है नहीं, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 + 1 इंटू x² प्लस x। जब भी कोई चर संख्या, मैं पहले भी आप लोग बताया था कि टर्म जो होता है वो वेरिएबल एंड कांस्टेंट दोनों के इंक्लूडेड से ही बनता है। तो यहाँ पे अगर कुछ कांस्टेंट नहीं है तो वो ऑलरेडी क्या होता है, 1 होता है, कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। तो आप लोग यहाँ पे बना सकते हो, यहाँ पे x² का कोफिशिएंट बोला है, तो आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे x² किसके साथ मल्टीपल कर रहा है जी, +1 के साथ। 1 है तो 1 क्या है आपका, पॉजिटिव में है, इसलिए यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, x² का मल्टीपल जो होगा वो +1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग इक्वल ना लिखकर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे x² का गुणांक, मतलब कोफिशिएंट जो हमारा क्या हो जाएगा, +1। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नहीं समझ आया तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे भी हम लोग इसको ध्यान से देख सकते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन में भी सेम टाइप का क्वेश्चन है। आपको यहाँ पे बोला गया है 2 - x², तो -x² को क्या हम लिख सकते हैं, 2 - 1 इंटू x² प्लस x³। तो देखिए यहाँ पे अभी हमारा जो x² जो वो किसके साथ मल्टीपल हो रहा है, -1 के साथ हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पे लिख देंगे x² का गुणांक किसके साथ मल्टीपल हो रहा है जी, -1 के साथ। तो हमारा आंसर क्या होगा, x² का गुणांक क्या है, x² किसके साथ मल्टीपल कर रहा है, -1 के साथ, तो इसीलिए हमारा x² का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, -1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। हमारे यहाँ पे क्वेश्चन जो है π/2 इंटू x² प्लस x। हमें यहाँ पे पूछा गया है x² का मल्टीपल। तो सिंपल सी बात है, हम लोग कोई भी देखेंगे कहाँ पे हमारा x² है, हम लोग कोई भी टर्म में देखेंगे कौन सा टर्म में x² है, तो हमें कौन सा टर्म में x² मिला है, फर्स्ट टर्म में x² मिला है।
बट अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर किसके साथ मल्टीपल हो रहा है वही हमें पूछा गया। गुणांक मतलब हो रहा है मल्टीपल्स। तो क्या बोला है क्वेश्चन में पहले ही बोल दिया गया कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, मतलब एक्स स्क्वायर किसके किसके साथ मल्टीपल हो रहा है। तो इसमें देखेंगे एक्स स्क्वायर हमारा पाई बाय 2 के साथ मल्टीपल हो रहा है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का गुणांक जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, पाई बाय 2। क्या हो जाएगा, पाई बाय 2। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप लोग को ये समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है √2x - 1। यहाँ पे हमको एक्स स्क्वायर का मल्टीपल बोला है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर आप लोग को दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे मैं पागल नहीं हूँ, ना क्वेश्चन पागल है ना क्वेश्चन गलत है, और ना ही यहाँ पे कोई इसको बोला है कि ये क्वेश्चन गलत बनाया है, ये क्वेश्चन सही है। यहाँ पे अगर आप लोग को ऐसा कुछ दिखता नहीं है, एक्स स्क्वायर का गुणांक आप लोग को एक्स स्क्वायर दिखता नहीं है, तो आप लोग यहाँ पे एडिशन कर सकते हो 0 × एक्स स्क्वायर, जिसका वैल्यू आप लोगों को क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग इस तरह से कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक अगर हमें इस पॉलिनोमियल में एक्स स्क्वायर वो टर्म नहीं मिलता है, वो नंबर नहीं मिलता है जिसका मल्टीपल बोला गया है, तो वहाँ पे उसका क्या हो जाता है, वैल्यू 0 हो जाता है। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 2 आपको लोगों को समझ आई गई होगी अच्छे से। अगर कहीं इस पे भी इस तरह का क्वेश्चन आता है कोएफिशिएंट से लेके, तो आप लोग बेहिचक होके इस तरह के क्वेश्चन को डील कर सकते हो। सिर्फ यहाँ पे अगर कुछ और भी क्वेश्चन बोल दिया जाए, ओनली फॉर एक्स स्क्वायर के अलावा और भी कुछ क्वेश्चन कोएफिशिएंट दे दिया जाए जिसका मल्टीपल करने निकाला बोला जाए, तो आप लोग वो क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो बिना कोई हिचकिचाहट के। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग को समझ में आया होगा तो सही है, और अगर कहीं समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट में जरूर बताइए कि कहाँ आपको कौन सा टॉपिक जो है समझ में नहीं आया, ताकि मैं उसको और अच्छे तरह से आप लोग के सामने रख सकता हूँ। बिग थैंक यू फॉर बीइंग हियर। बहुत बहुत धन्यवाद।